हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। यूकैरियोटिक सेल को अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे, आज से उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे हम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल जो किसी सेल के अंदर होता है वो उसका नॉन लिविंग पोर्शन होता है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिख रखे हैं, जैसे मिडल लेमेला भी कैसा है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। जैसे प्राइमरी सेल वॉल भी क्या है, नॉन लिविंग है। सेकेंडरी सेल वॉल भी क्या है, नॉन लिविंग है। और टर्शियरी सेल वॉल भी क्या है, एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। आखिर ये मिडल लेमेला क्या होता है, अगर आपका ये डाउट है तो सपोज दिस इज ए सेल और अगेन दिस इज ए अनदर सेल। इन दोनों सेल्स के बीच में एक सबस्टेंस होता है जो मिडल लेमेला को बनाता है। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसी का नाम क्या है, मिडल लेमेला नाम है। मिडल लेमेला और इसके साथ में सेल वॉल, ये दोनों ही नॉन लिविंग पोर्शन होता है यूकैरियोटिक सेल का। अगला स्ट्रक्चर है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है ये पार्शियली लिविंग स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर कुछ पोर्शन तो लिविंग होता है और कुछ पोर्शन होता है नॉन लिविंग। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, कोई भी ऑर्गेनेल होगा उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर कुछ क्या होगा, मटेरियल होगा। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसका अलग से नाम रखा जाता है टोनोप्लास्ट। व्हाट इज टोनोप्लास्ट, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम है। और ये जो मेम्ब्रेन है ये एक लिविंग स्ट्रक्चर होती है, ये आपको याद रखना है। वैक्यूल के अंदर जितना भी मटेरियल भरा हुआ है उसे सैप बोलते हैं, और ये सैप नॉन लिविंग मटेरियल होता है। सैप के अंदर कोई लाइफ नहीं है, ये नॉन लिविंग मटेरियल है, जबकि टोनोप्लास्ट लिविंग मटेरियल होता है। आई होप इट इज क्लियर। अगला टर्म है हमारा प्रोटोप्लास्ट। जो सेल होता है उस सेल के अंदर से अगर हम सेल वॉल को हटा दे, अगर हम वैक्यूल को भी हटा दे, उसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर बचते हैं किसी सेल में उन सब को मिला के कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल को हटाना है और वैक्यूल को भी हटाना है, उसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर बचेंगे वो सब क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। इस प्रोटोप्लास्ट में से अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा देते हैं, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर बचते हैं उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाने से क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर से अगर हम न्यूक्लियस को हटा दें तो पीछे जितने भी स्ट्रक्चर बचते हैं उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्रोटोप्लास्ट क्या है, किसी सेल के अंदर से सेल वॉल को हटाना है और वैक्यूल को भी हटाना है, जो भी बचेगा वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। अगर इस प्रोटोप्लास्ट में से आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हटा दिया, जो कुछ बचेगा वो सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर से अगर आपने न्यूक्लियस भी हटा दिया तो जो भी बचेगा वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है हमने लिख रखा है। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको बोलते हैं ड्यूटोप्लाज्म। ये ड्यूटोप्लाज्म जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है ये मोस्टली लिविंग होता है, मोस्टली लिविंग। इसके ज्यादातर स्ट्रक्चर कैसे हैं, लिविंग है। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि ड्यूटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के इतने सारे सब डिविजन है, इसके अंदर जो ड्यूटोप्लाज्म है वो कैसा है, नॉन लिविंग। बाकी सब कैसे हैं, लिविंग स्ट्रक्चर्स है। ड्यूटोप्लाज्म के अंदर कुछ टाइप हमने लिख रखे हैं। ड्यूटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली स्टोर करने वाली बॉडीज आती है। इस पहला टाइप है स्टोर बॉडीज। इसके अंदर क्या क्या स्टोर होगा, स्टार्च स्टोर हो सकता है, ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है, यहाँ पे क्रिस्टोलिथ्स स्टोर हो सकते हैं। क्रिस्टोलिथ्स के दो एग्जांपल लिख रखे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और क्रिस्टोल। ये दो टाइप के क्रिस्टोलिथ्स यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। अगला जो ड्यूटोप्लाज्म है वो है सिक्रेटरी बॉडीज। कुछ ऐसी बॉडीज होती है सेल के अंदर जो कुछ मटेरियल को डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे सिक्रीट करती रहती है, बाहर निकालती हुई रहती है। वो कौन से सब्सटेंस को बाहर निकालती है, जैसे एंजाइम को निकाल सकती है, जैसे नेक्टर को निकाल सकती है। कुछ होती है एक्सक्रीटरी बॉडीज, कुछ सेल के अंदर ऐसी बॉडीज मिलती है जो मटेरियल को स्टोर करती है, बाद में समय आने पर उनको एक्सक्रीट करती है सेल से बाहर। कौन से सब्सटेंस होते हैं वो, रेजिन्स हो सकते हैं, लेटेक्स हो सकते हैं, या फिर गम्स हो सकते हैं। तो आई होप ड्यूटोप्लाज्म आपके दिमाग में क्लियर है। एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म का ही भाग है।
साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मिलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर ऐसी बॉडीज जो अलग अलग फंक्शन करेगी, वही क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी हमने लिखी है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसे ऑर्गेनेल जिनके बाहर दो मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये डबल मेम्ब्रेन है, ऐसा अगर कोई ऑर्गेनेल है तो उसे बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। और दो एग्जांपल हमने लिख रखे हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों ऑर्गेनेल के ऊपर ऐसी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगला हमने लिखा है नो मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसे भी ऑर्गेनेल होते हैं जिनका मटेरियल सीधा साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है, ऐसों को बोला जाएगा नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसके दो एग्जांपल लिख रखे हैं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। बेसिकली ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप इन्हें याद रखोगे। अगली कैटेगरी हमने लिखी है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। कुछ ऑर्गेनेल होते हैं जिनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है और उनके अंदर उनका मटेरियल भरा रहता है। इनके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कुछ हमने लिख रखे हैं, जैसे गोल्जी बॉडी एक सेल ऑर्गेनेल है, जैसे लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल है, और जैसे माइक्रो बॉडीज एक सेल ऑर्गेनेल है। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स की कैटेगरी हमने समझी, जो साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट है, और ये भी बेसिकली लिविंग स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। अगर साइटोप्लाज्म में से आपने ड्यूटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल को हटा दिया है, पीछे जो भी मटेरियल बचता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइलोप्लाज्म बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम है साइटोसोल। ये क्या होता है, बेसिकली ये जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि सेल के अंदर भरा रहता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। एक बार मैं समराइज कर देता हूं आपके लिए। किसी भी यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जो है वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, और वैक्यूल जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दो स्ट्रक्चर से बनता है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं, वो लिविंग स्ट्रक्चर होती है। उसके अलावा वैक्यूल में जो सेप भरा है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा इस वैक्यूल और सेल वॉल को अगर सेल में से हटा दे तो पीछे जो भी बचता है उसे प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ये प्रोटोप्लास्ट मोस्टली लिविंग स्ट्रक्चर होता है। प्रोटोप्लास्ट में से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दे तो प्रोटोप्लाज्म बचेगा। इस प्रोटोप्लाज्म में से अगर न्यूक्लियस को हटा दे तो पीछे साइटोप्लाज्म बचेगा। इस साइटोप्लाज्म की तीन कैटेगरी होती है। सबसे पहली है ड्यूटोप्लाज्म। ये ड्यूटोप्लाज्म नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें तीन कैटेगरी आती है। कुछ स्टोर बॉडीज होती है जो कि स्टार्च को, ग्लाइकोजन को, क्रिस्टोलिथ्स को, कैल्शियम कार्बोनेट और क्रिस्टोल्स, इनको स्टोर कर सकती है। कुछ एक्सक्रीटरी बॉडीज होती है जो रेजिन्स, लेटेक्स और गम्स को स्टोर कर सकती है। कुछ सेक्रेटरी बॉडीज होती है जो एंजाइम और नेक्टर को स्टोर कर सकती है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म की जो दूसरी कैटेगरी है वो आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल की अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन से जो बाउंड है वो ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आते हैं। उसके बाद नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में राइबोसोम और सेंट्रोसोम आते हैं। उसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ईआर, इस एंडोप्लाज्मिक रेंटिकुलम को शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को जीबी बोलते हैं, लाइसोसोम आ सकता है यहाँ पे, माइक्रो बॉडीज आ सकती है यहाँ पे। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में से ड्यूटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल को हटाने पर जितना भी फ्लूइड लाइक, जेली फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो बचेगा उसी को बोलते हैं हाइलोप्लाज्म, और इसी का दूसरा नाम है साइटोसोल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म जो वर्ड है वो स्ट्रॉसबर्गर ने दिया था। स्ट्रॉसबर्गर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस टर्म को दिया था। बेसिकली साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरिया होता है किसी भी सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, सेलुलर एक्टिविटी करने के लिए मेन एरिया क्या है, साइटोप्लाज्म है। दोनों सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट का सेल हो चाहे वो एनिमल का सेल हो, दोनों में मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटी कौन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अगली लाइनें मैंने लिखी है, डिसाइड्स द लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। कोई सेल लिविंग है या नॉन लिविंग, ये कौन डिसाइड करता है, ये साइटोप्लाज्म डिसाइड करता है। अगर किसी सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो वो सेल 100% लिविंग सेल होगा। अगर किसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म अब्सेंट है तो वो 100% नॉन लिविंग सेल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है साइटोप्लाज्म का कि ये लिविंग प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है किसी भी सेल की। अगली कुछ लाइनें लिखी है हमने सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो है वो बेसिकली
प्रोवाइड करता है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अनडिजायरेबल बैरियर प्रोवाइड करता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनको सेल की जरूरत नहीं है वो अनडिजायरेबल होगा। डिजायरेबल उसे बोलते हैं जिसकी जरूरत हो, और अनडिजायरेबल जिसकी जरूरत ना हो, जिसकी जरूरत भी नहीं है। और जो बड़ा मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के लिए बैरियर जो है, बैरियर वो कौन प्रोवाइड करती है? वो सेल वॉल ही प्रोवाइड करती है। यानी कि उस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने से कौन रोकती है? सेल वॉल ही रोकती है। अगली लाइन हमने लिखी है एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है, और कुछ प्लांट के गैमिट्स में भी सेल वॉल नहीं होती है। जब प्लांट का गैमिट है तब उसमें सेल वॉल नहीं होती है, जब वो गैमिट से मेच्योर ट्री बनता है तब उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। आगे हमने कुछ टर्म लिखे हैं कि सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट होती है किसी भी सेल के अंदर, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, ये परमिएबल होती है, सब्सटेंस को इधर उधर आने जाने देती है, लेकिन डिजायरेबल मॉलिक्यूल को ही आने जाने देगी, अनडिजायरेबल को रोक देगी बैरियर की तरह। रिजिड कवरिंग होती है, ये किस किस के पास होती है? ये प्लांट सेल के पास होती है, ये फंजाई के सेल यानी कि फंगल सेल के पास होती है, और ये एल्गी के सेल के पास भी होती है। एक्चुअली में एल्गी जो है वो प्लांट का ही पार्ट है, आगे हम समझेंगे। सेल वॉल की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, ये हम पहले भी एक्सपेरिमेंट में समझ चुके हैं। सेल वॉल जो है किसी भी सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, किसी भी सेल को शेप प्रोवाइड करती है, किसी भी सेल को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। किसी भी सेल को प्रोटेक्शन वो स्ट्रक्चर देता है जो सबसे बाहर होता है, शेप वो देता है जो उसको रिजिड रखता है, तो ये बेसिकली कठोर है, शेप देता है और प्रोटेक्शन भी करता है। आखिर ये सेल वॉल किसका बना होता है? कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल हमने लिखा है। प्लांट की अगर सेल वॉल है तो वो इन सब्सटेंस की बनती है, एल्गी की अगर सेल वॉल है तो वो इन सब्सटेंस की बनती है, और फंजाई की अगर सेल वॉल है तो वो इन सब्सटेंस की बनती है। अगर आप ध्यान से देखो तो प्लांट के अंदर भी जो मेन सब्सटेंस होता है वो सेलुलोज होता है, एल्गी के अंदर भी सेलुलोज ही होता है, लेकिन फंजाई के अंदर जो मेन सब्सटेंस है वो काइटिन होता है। फंजाई के अंदर 90% तो काइटिन होता है, लेकिन सेलुलोज होता है ओनली 10%, और कुछ अमाउंट के अंदर हेमी सेलुलोज और पेक्टिन्स भी होते हैं। हेमी सेलुलोज और पेक्टिन्स सभी जगह होते हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। यहाँ भी आप देख सकते हो हेमी सेलुलोज और पेक्टिन है, यहाँ भी आप देख सकते हो हेमी सेलुलोज और पेक्टिन है। उसके अलावा प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें कुछ प्रोटीन्स भी मिलते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ की सेल वॉल में प्रोटीन मिलते हैं? प्लांट की सेल वॉल में। इसको प्लीज स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लिग्निन भी मिलते हैं। पेक्टिन की ब्रैकेट में हमने लिखा है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर पेक्टिन ही मिलता है। लिग्निन की ब्रैकेट में लिखा है सेकेंडरी सेल वॉल, ये आगे और समझ आएगा जब मैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल आपको समझाऊंगा। एल्गी की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर कुछ गैलेक्टन्स होते हैं, कुछ मेनन्स होते हैं, और कुछ मिनरल्स भी होते हैं। गैलेक्टन्स, मेनन्स और मिनरल्स। मिनरल्स का एक एग्जांपल लिखा गया है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब कहाँ पर होते हैं? एल्गी की सेल वॉल में होते हैं। आपको याद करना पड़ेगा बाय हार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। आखिर सेल वॉल बनता कैसे है? सबसे पहले समझो कि सेल वॉल बनता कब है? एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन। जब कोई सेल डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट होता है तो उसके एंड में सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जैसे मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं आपको। सपोज दिस इज ए सेल, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा। वो न्यूक्लियस पहले डिवाइड होके दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज दिस इज टू न्यूक्लियस विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन न्यूक्लियस। ये दो न्यूक्लियस बनाए हैं हमने। जब इतना सेल डिवीजन हो जाता है इसके बाद में स्टार्ट होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन। इन न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स है। उन क्रोमोसोम्स को खींचकर अलग अलग पोल्स पे लेकर जाने का जो काम किया था
वो स्पिंडल फाइबर्स ने किया था। अब हम उन स्पिंडल फाइबर की स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स पे पहुंच चुके हैं तो उसके बाद सारे स्पिंडल फाइबर एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से कुछ आप समझ सकते हो। ये क्या बनाया है मैंने, ये बेसिकली स्पिंडल फाइबर है। आप कह सकते हो रेमिनेंट्स ऑफ आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये क्रोमोसोम दोनों अलग अलग पोल्स पे चले गए हैं तो इनको पोल्स पे लेकर जाने वाले स्पिंडल फाइबर एक लाइन में आकर अरेंज हो जाते हैं, जिनको हम बोलेंगे रेमिनेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर के टुकड़े हैं, अवशेष है, रेमिनेंट्स है। कौन से वाले, ये जो हमने लाइन बनाई है वो इसी की है। इसी टुकड़ों को नाम दिया जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। इन्हें क्या कहा जाता है, फ्रेगमोप्लास्ट नाम दिया जाता है। तो फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, स्पिंडल फाइबर के रेमिनेंट से बनी स्ट्रक्चर है बेसिकली। इस फ्रेगमोप्लास्ट के ऊपर आके जमा होता है पेक्टिन। जब इसके ऊपर पेक्टिन जमा होने लगता है तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाती है। ये जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं ये बेसिकली पेक्टिन है। ये हमने बनाया पेक्टिन। ये पेक्टिन कहां से आता है, फ्रॉम गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इस पेक्टिन को बना के भेजती है, जो कि आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। पेक्टिन के डिपॉजिट होने के बाद इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, जो इन दोनों सेल के बीच में बन रही है ना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेल प्लेट। तो इसे अब कहने लगते हैं सेल प्लेट। बेसिकली सबसे पहले बनती है फ्रेगमोप्लास्ट, उसके बाद क्या बन जाती है, सेल प्लेट बन जाती है। अब इस पेक्टिन के ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम आके जमा होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। तो मैं कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो इसके ऊपर आके डिपॉजिट होने लगते हैं। कुछ इस प्रकार बना सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम डिपॉजिट होते हैं। उसमें भी अगर स्पेसिफिक बताऊं तो 90% कैल्शियम ही होता है, केवल 10% मैग्नीशियम आके डिपॉजिट होता है। उसके बाद ये कैल्शियम किसके साथ मिल गया है, पेक्टिन के साथ। तो क्या बन चुका है, कैल्शियम पेक्टेट बन चुका है, या फिर क्या बन चुका है, मैग्नीशियम पेक्टेट बन चुका है। अब इस स्ट्रक्चर को, ये जो बीच वाली स्ट्रक्चर है, इसे बोलने लगते हैं मिडल लेमेला। अब इसे क्या बोलते हैं, मिडल लेमेला बोलने लगते हैं। यही वो स्ट्रक्चर है जो दो सेल्स को जोड़े हुए रखता है, मिडल लेमेला। किसका बना हुआ है, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का। उसमें भी अगर एक ऑप्शन पूछे तो हम कैल्शियम पेक्टेट लगा सकते हैं, क्योंकि 90% कॉम्पोजिशन उसी का है। अब इस मिडल लेमेला के ऊपर आने लगता है वापस से पेक्टिन, जो कि प्योर पेक्टिन है, जो गोल्जी बॉडी बनाकर भेज रही है। इसके ऊपर फिर से क्या आने लगता है, पेक्टिन आने लगता है। कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं हम रेड कलर से पेक्टिन को। ये फिर से आके लग गया है यहाँ पे, क्या, पेक्टिन आके लग गया है। पेक्टिन की इस लेयर को बोला जाता है प्राइमरी सेल वॉल। इसको शॉर्ट में लिखते हैं प्राइमरी सेल वॉल। किसकी बनी हुई है प्राइमरी सेल वॉल, प्योरली पेक्टिन की बनी हुई है। यंग स्टेम के अंदर या फिर लीव्स के अंदर ये मिलती है। आगे जब डिटेल लिखेंगे तो इसके बारे में और समझेंगे। अगर इस पेक्टिन के ऊपर लिग्निन आके डिपॉजिट होता है, अब मैं लिग्निन की कुछ लेयर्स बनाऊंगा यहाँ पे। ये जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं अब, वो लिग्निन की लेयर से बेसिकली ये जो सब्सटेंस बनाया है सबसे बाहर, ये है लिग्निन। अगर इस पेक्टिन यानी कि प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर लिग्निन आके जमा हो जाता है तो इस लेयर को बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। इसी का नाम क्या रख देते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल रख देते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल की भी बहुत सारी लेयर्स बनती है। जैसे सबसे पहले जो लेयर बनती है वो S1 होती है,
उसके बाद में जो बनती है वो S2 बनती है, उसके बाद जो बनती है वो S3 बनती है। बेसिकली 3 लेयर्स के अंदर जो है सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था मिडल लेमेला, यहां तक का स्ट्रक्चर मिडल लेमेला था। उसके बाद में पेक्टिन ने प्राइमरी सेल वॉल बनाई, लिग्निन ने सेकेंडरी सेल वॉल बनाई, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल मिलकर सेल वॉल बनाते हैं। सेल वॉल के बीच में क्या आता है, मिडल लेमेला आता है, जो दोनों सेल्स को जोड़े हुए रखेगा। इस सेल वॉल के अंदर क्या आना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आना चाहिए। तो मैं यहां पे बनाता हूं, ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये क्या है, बेसिकली ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ इस ऑर्डर में चीजें जो है लगी रहती है किसी सेल के अंदर। सबसे अंदर में अगर आपको बताऊं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल है, उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल है, उसके बाद में मिडल लेमेला है। तो कुछ इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हो। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लेना। उसके बाद हम एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में नोट्स के थ्रू लिखते हुए चलेंगे। प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ लाइंस समझते हैं मिडल लेमेला के बारे में। मिडल लेमेला जो होता है ये दो सेल के बीच में होता है। सपोज दिस इज ए सेल 1, दिस इज ए सेल 2, तो इनके बीच में जो सब्सटेंस है वही क्या है, मिडल लेमेला होता है। हमने पहले भी बात की, इसी का नाम क्या है, मिडल लेमेला नाम है। तो इसके बारे में पहली लाइन लिखी है, सीमेंटिंग लेयर सीमेंट की तरह काम करती है। जैसे अपने घरों में दो पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में सीमेंट होती है, उसी प्रकार प्लांट बॉडी के अंदर दो सेल्स को जोड़ने के लिए जो सीमेंट होती है वो मिडल लेमेला होती है। कहाँ पे होती है, बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल, जो पास पास में प्लांट के सेल्स है उन्हें जोड़ती है कौन, मिडल लेमेला। आप ये भी कह सकते हो कि होल्ड करती है, ग्लू की तरह चिपका के रखती है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, पड़ोसी जो सेल्स है उन्हें एक साथ चिपका के रखती है, पकड़े हुए रहती है। कब बनती है मिडल लेमेला, फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन, ये मैं आपको समझा चुका हूं डिटेल में भी। किसकी बनी होती है, 90% कैल्शियम पेक्टेट और 10% मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या बनता है, फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। इसके बाद क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है। इसके बाद क्या बनती है, मिडल लेमेला बनती है। इसके बाद क्या बनती है, सेल वॉल बनती है, जिसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल पहले बनती है, जिसके बाद बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये बनने का ऑर्डर मैंने आपको समझाया था। इसका मतलब सेल वॉल का पूर्वज कौन है, फ्रेगमोप्लास्ट। सेल वॉल का पूर्वज यानी कि प्रीकर्सर कौन है, फ्रेगमोप्लास्ट। मिडल लेमेला का पूर्वज कौन है, सेल प्लेट। प्रीकर्सर ऑफ द मिडल लेमेला इज सेल प्लेट, है या नहीं। अगली लाइन लिखी गई है, प्रीकर्सर इज सेल प्लेट। मिडल लेमेला का प्रीकर्सर कौन है, सेल प्लेट। और सेल प्लेट किसका बना होता है, प्योर पेक्टिन का बना होता है। ये बात हमने पहले भी की थी, ये प्योर पेक्टिन गोल्जी बॉडी फॉर्म करती है, ये हम समझ चुके हैं। इट इज ए प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल, ये जो मिडल लेमेला है वो खुद किसका प्रीकर्सर है, सेल वॉल का, क्योंकि सेल वॉल का पूर्वज है, प्रीकर्सर है। समझ पा रहे हो, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक लाइन लिखी जाती है बहुत बढ़िया, फ्रूट बिकम्स सॉफ्ट ऑन राइपनिंग। जब फ्रूट परिपक्व होते हैं, राइपनिंग में जाते हैं, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। पहले जो फ्रूट होता है, सपोज दिस इज ए फ्रूट, ये कोई एप्पल है या फिर आप समझ लो टोमेटो है, दिस इज ए टोमेटो फ्रूट। अगर ये टोमेटो मेच्योर है, राइपन्ड है, तब तो ये रेड होगा। कैसा होगा, रेड होगा। लेकिन जब ये राइपन्ड नहीं है तब ये कैसा होगा, ग्रीन होगा। अब ये ग्रीन से रेड तो हुआ ही है, इसके पिगमेंट के चेंज होने के कारण हुआ है, ये भी हम आगे समझेंगे। अभी आप इतना समझो, जब ये ग्रीन था तब ये हार्ड था, लेकिन जब ये रेड हुआ तो ये सॉफ्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर मिडल लेमेला प्रेजेंट थी, जबकि यहां पर वो मिडल लेमेला क्या हो गई, डिसॉल्व हो चुकी है। इसीलिए मिडल लेमेला गायब हो चुकी है और ये राइपन्ड फ्रूट के जो सेल्स है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस मिडल लेमेला के अंदर क्या होता है, पेक्टेट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। तो पेक्टेट को तोड़ने वाला एंजाइम होगा पेक्टिनेज एंजाइम। यही एंजाइम है जो इस
पेक्टेट को तोड़ेगा, जिससे मिडल लेमेला क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। इसके घुलने से जो ग्रीन कलर का हार्ड फ्रूट है वो अपने मेन कलर में सॉफ्ट फ्रूट की तरह आपको दिखाई देगा। कलर का कन्वर्जन मिडल लेमेला पे डिपेंड नहीं करता है, कलर का कन्वर्जन क्रोमोप्लास्ट पे डिपेंड करता है, जो आगे समझेंगे। अभी केवल आप हार्ड और सॉफ्ट को समझ सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मिडल लेमेला। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे पहले तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो किसके ऊपर बिछाई जाती है, मिडल लेमेला के ऊपर। ले डाउन अपॉन मिडल लेमेला, यानी कि मिडल लेमेला के ऊपर क्या बिछाई जाएगी, प्राइमरी सेल वॉल। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं मैं आपको, ये सपोज करो मिडल लेमेला बन गया। व्हाट इज दिस, दिस इज मिडल लेमेला। इसके ऊपर इस तरफ और इस तरफ बिछाई जाएगी क्या, प्राइमरी सेल वॉल। इस प्राइमरी सेल वॉल की इस तरफ और इस तरफ क्या बिछाई जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल बिछाई जाएगी। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किसके ऊपर बिछाई जा रही है, मिडल लेमेला के ऊपर। ले डाउन अपॉन मिडल लेमेला, समझ में आया होगा, इस लाइन को समझो। सेकेंडरी सेल वॉल किसके ऊपर बिछाई जा रही है, प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर, दिखाई दे रहा होगा, ले डाउन अपॉन प्राइमरी सेल वॉल। आई होप इट इज क्लियर। ले डाउन अर्लियर, जो प्राइमरी सेल वॉल है ये पहले बनती है, उसके बाद क्या बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। सबसे पहले बनता है फ्रेगमोप्लास्ट, फिर बनती है सेल प्लेट, फिर बनता है मिडल लेमेला, फिर बनती है प्राइमरी सेल वॉल, फिर बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। ये पूरा फॉर्मेशन का तरीका मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आई होप इट इज क्लियर कि पहले कौन बनती है, प्राइमरी सेल वॉल, बाद में कौन बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल। जब प्राइमरी सेल वॉल बनती है तो सेल यंग होता है और इमेच्योर होता है, लेकिन जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो सेल कैसा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या होता है, पेक्टिन होता है जो गोल्जी बॉडी बनाती है, और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होता है, लिग्निन होता है। ये दोनों बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पेक्टिन होने के कारण ये लेयर कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, आसानी से मुड़ सकती है इधर उधर। फ्लेक्सिबल कौन है, प्राइमरी सेल वॉल। लिग्निन होने के कारण ये कैसी होती है, रिजिड होती है, यानी कि मुड़ती नहीं है, कठोर होती है, रिजिड होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल है ये बहुत ही पतली होती है क्योंकि इसमें सिंगल ही लेयर है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये थोड़ी सी मोटी होती है क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स होती है, S1 S2 S3। मैं आपको बता चुका हूं, सबसे अंदर कौन बनेगी, S1, सबसे बाहर कौन बनेगी, S3। ये जो दो लेयर्स होती है ये बेसिकली सेलुलोज के माइक्रोफाइबर से बनी होती है। जैसे मैं बात करूं, ये 3 लेयर है, ये है S1, ये है S2 और ये है S3। अगर इस लेयर के अंदर सेलुलोज के फाइबर लगे हुए हैं कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में, तो जो सेकंड लेयर में सेलुलोज के फाइबर लगेंगे वो कुछ ऐसे लगेंगे, और इन दो फाइबर के बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा, जो यहाँ पे लिखा गया है लाइंस की फॉर्म में। आई होप मैं आपको एंगल एक्सप्लेन कर पाया हूं। सेलुलोज के फाइबर कहां पर है, इन लेयर्स के अंदर, सेलुलोज भी है इस लिग्निन के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। ये जो प्राइमरी सेल वॉल के बनने का जो तरीका है उसे बोलते हैं गैप फिलिंग मेथड, और जो सेकेंडरी सेल वॉल के बनने का तरीका है उसे बोलते हैं लेयरिंग मेथड। गैप फिलिंग मेथड का ही दूसरा नाम है इंटूससेप्शन मेथड, और लेयरिंग मेथड का दूसरा नाम है एक्रेशन मेथड। तो इन मेथड्स के तरीकों को आपको याद रखना पड़ेगा बाय हार्ट। ये जो है प्राइमरी सेल वॉल ये डिपॉजिट होती है यूनिफॉर्मली, सभी जगहों से ये यूनिफॉर्मली होती है, कहीं भी नॉन यूनिफॉर्मली नहीं होती है। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये नॉन यूनिफॉर्मली होती है, कहीं कहीं पे तो मोटी होती है और कहीं पे होती ही नहीं है, बहुत ही पतली होती है। और जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी कि लिग्निन एब्सेंट होता है, वहां पे बन जाता है पिट्स। क्या बन जाता है, पिट्स। पिट्स का मतलब है बेसिकली ऐसा छेद, ऐसा होल जहां से सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल में जा सके, उसी को पिट्स बोलते हैं। और वहां पे लिग्निन एब्सेंट होता है, यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू, प्लीज नोट दिस देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी की लाइन है जो सेल वॉल के बारे में लिखी गई है, इसे समझाता हूं आपको। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, अगर प्लांट सेल यंग है तो क्या उसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल होगी, बिल्कुल होगी।
द प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, अगर वो प्राइमरी सेल वॉल है तो वो ग्रोथ करेगी, ऑब्वियसली करेगी। विच ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब लगातार, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब कम होना, एज सेल मैच्योर, जब प्लांट का सेल यंग है तो उसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल है, लेकिन जैसे जैसे वो सेल मैच्योर हो रहा है वो सेल क्या हो रही है, पतली हो रही है, कम हो रही है, डिमिनिश हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसके ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल बन रही है, उसके ऊपर लिग्निन जो है वो डिपॉजिट हो रहा है आके, तो प्राइमरी सेल वॉल कम होगी और सेकेंडरी सेल वॉल क्या हो जाएगी, बन जाएगी। सेकेंडरी सेल वॉल किस डायरेक्शन में बनेगी, टुवर्ड्स मेम्ब्रेन। जैसे ये कोई सेल था जिसके अंदर यहां पे बना है मिडल लेमेला, व्हाट इज दिस, दिस इज मिडल लेमेला, यहां पे बनी है प्राइमरी सेल वॉल, यहां पे क्या बनी है, ये बनी है सेकेंडरी सेल वॉल। तो जब ये सेकेंडरी सेल वॉल है इसके बाद में क्या बनेगी, ये क्या बना रहा हूं मैं, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बन रही है सेकेंडरी सेल वॉल, बिल्कुल बन रही है, तो लिखा है टुवर्ड्स मेम्ब्रेन। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इनर ऑफ द सेल, क्या ये सेल है, क्या ये भी सेल है, क्या सेल के अंदर की तरफ बन रही है सेकेंडरी सेल वॉल, बिल्कुल बन रही है। या तो कहो कि मेम्ब्रेन की तरफ बन रही है, या कहो कि इनर साइड ऑफ द सेल, सेल के इनर साइड पे क्या बन रही है, सेकेंडरी सेल वॉल बन रही है। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज क्लियर टू यू। एक नोट लिखा है हमने, समटाइम्स, कभी कभी, टर्शरी सेल वॉल, जिसे टर्शरी सेल वॉल शॉर्ट में लिखेंगे, ऑल्सो प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये किस में प्रेजेंट होती है, केवल कुछ जिम्नोस्पर्म्स है जिनके अंदर क्या मिलती है, टर्शरी सेल वॉल बनती है। और ये किस सब्सटेंस की बनी होती है, ये जाइलेंस सब्सटेंस की बनी होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं बेसिकली, अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे हमने समझा था कि सबसे पहले बनती है फ्रिग्मोप्लास्ट, उसके बाद में ये बदल जाती है सेल प्लेट के अंदर, फिर ये बदल जाती है मिडल लेमेला में, फिर ये बन जाती है सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर भी प्राइमरी सेल वॉल बनेगी। तो मैं इस लाइन को इमेजिन कर रहा हूं मिडल लेमेला की तरह, क्या इमेजिन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। इस मिडल लेमेला के ऊपर में बनाऊंगा प्राइमरी सेल वॉल, तो मैंने इस तरफ रेड लाइन से बनाई है प्राइमरी सेल वॉल, और इस तरफ भी क्या बनाई है, रेड लाइन से बनाई है प्राइमरी सेल वॉल। जो रेड लाइन से वो क्या डिनोट कर रही है, प्राइमरी सेल वॉल को। अब मैं बना रहा हूं सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल में इस तरफ भी बना रहा हूं और मैं इस तरफ भी बना रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ जगहों पर मैंने सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनाई है। ये जो जगह है जहां पे मैंने सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनाई है, यानी कि जहां पे सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है, वहां पे कुछ ट्यूबुल्स होते हैं, ईआर के ट्यूबुल्स, वो चले जाते हैं आर पार। यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल तो एब्सेंट है, लेकिन जो प्राइमरी सेल वॉल है और जो मिडल लेमेला है उनके अंदर से क्या निकल जाते हैं, ईआर के ट्यूबुल्स निकल जाते हैं। ये क्या है, ईआर के ट्यूबुल्स है। इन्हीं ईआर के ट्यूबुल्स को बोला जाता है डेस्मोट्यूबुल्स, डेस्मोट्यूबुल्स इसी का नाम है, ईआर के ट्यूबुल का। ये प्लाज्मा को, यहां पर जो प्लाज्मा है इस सेल का और जो इस सेल का प्लाज्मा है, ये क्या है, सेल वॉल बन रही है, तो दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे इसके आजू बाजू। इसके आजू बाजू के सेल्स के अंदर प्लाज्मा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ये ट्यूबुल्स काम में आते हैं। इसलिए इस पिट का ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी है, ये जो पूरा होल बना है सब्सटेंस को यहां से वहां भेजने के लिए, इसका नाम रखा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। जहां पे प्लाज्मा का मतलब है यहां से वहां सब्सटेंस को भेजेंगे जो कि प्लाज्मा होगा बेसिकली, और डेस्मोट्यूबुल्स काम में आ रहे हैं, इसलिए डेस्मेटा वर्ड इसमें लिखा गया है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब एक एक लाइन आप पढ़ सकते हो। ये एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होते हैं, साइटोप्लाज्म को यहां से वहां भेजने के लिए एक ब्रिज होता है दो एडजेस्टेंस प्लांट सेल के बीच में। इनमें क्या होता है, इनमें डेस्मोट्यूबुल्स होता है, जो ईआर के ट्यूबुल, ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये जो ट्यूबुल होता है ये पियर्स करता है, छेद देता है, आर पार निकल जाता है, किसके, प्राइमरी सेल वॉल के निकल जाता है।
काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, दोनों पड़ोसी सेल के अंदर सब्सटेंस को इधर उधर करने का काम करता है। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा वर्ड है इसको दिया था स्ट्रोसबर्गर साइंटिस्ट ने, ये भी आप नोट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। प्लांट के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं सिम्प्लास्ट और एक होते हैं एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जो लिविंग पार्ट से होकर जाते हैं, और एपोप्लास्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जो नॉन लिविंग पार्ट से होकर जाते हैं। प्लीज वर्ड्स को ध्यान से नोट करना, और एक एक लाइन मैंने आपको समझाई है या फिर समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम आपका रिस्पॉन्स अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।